नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जो खबर है, देहरादून में एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि 17 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस विकास नगर से त्यूनी जा रही थी, तभी हिमाचल प्रदेश बॉर्डर के पास अटाल इलाके में खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में 29 लोग सवार बताए जा रहे थे और मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जाहिर किया है और घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सोनू सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए आशुतोष, पूरी की पूरी घटना पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अफसोस व्यक्त किया है और जो मृतक हैं उनके आश्रितों को उचित मुआवजा दिए जाने की भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ राहत राशि के साथ साथ जो घायल हैं उनके उपचार में सहयोग किया जाए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है। और साथ साथ जो चिकित्सालय हैं वहां के डॉक्टरों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि घटना में जो लोग घायल हुए हैं इनकी प्राथमिक तौर पर इनका उपचार किया जाए। तो मामले को सरकार के मुखिया ने भी गंभीरता से लिया है और इसके साथ ही जो क्षेत्र के लोग भी हैं वो भी अब अस्पतालों में पहुंच गए हैं। इस पूरी की पूरी घटना को पर अफसोस मुख्यमंत्री ने किया है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए सोनू आपका। और अगली खबर पौड़ी से है। सीरियल किलर राशिद उर्फ बूढ़ा को पौड़ी कोर्ट ने वरुण हत्याकांड में दोषी ठहराया है और कोर्ट सजा का ऐलान कल करेगी। राशिद ने कलजेखाल निवासी वरुण की हत्या कर दी थी और बता दें कि राशिद को पुलिस ने 20 अगस्त 2010 को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। राशिद ने वरुण से पहले भी 4 अन्य लोगों की हत्या की बात कबूली थी। विनोद कांडपाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विनोद, जानना चाहेंगे क्या अपडेट है इस मामले को लेकर आपके पास? देखिए आशुतोष, ये मामला 2010 का है। राशिद नाम का जो सीरियल किलर है इसने 2010 में ये कोटद्वार से पौड़ी जाने के दौरान जो है 5 युवकों की हत्या की बात कबूली थी, जिसके बाद पुलिस ने इसको मुठभेड़ के दौरान जो है कोटद्वार के लालपानी के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया था। 4 साल इस केस का ट्रायल चला है, जिसके बाद बुधवार को इस मामले में डिसीजन आना था और डिसीजन को कोर्ट ने पेंडिंग रख दिया है और कल इस मामले में सजा का ऐलान किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो वरुण हत्याकांड है और जो बाकी 4 युवकों की हत्या का मामला है, उनके परिजनों को राहत मिलने की उम्मीद है और उन्होंने ये मांग की कि कम से कम आजीवन कारावास राशिद नाम के सीरियल किलर को कम से कम हो। आशुतोष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका विनोद। उधर फर्जी आईएएस मामले में आरोपी रूबी चौधरी के वकीलों की शिकायत पर अदालत ने जांच के आदेश दे दिए हैं और रूबी के वकीलों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उधर एक बार फिर रूबी चौधरी को पुलिस राजपुर थाने पूछताछ के लिए लेकर गई है और बता दें आपको कि दिन में रूबी चौधरी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि एसआईटी रूबी चौधरी को नैनीताल लेकर गई थी, जहां रूबी के आई कार्ड का बनाने वाला जो प्रिंटिंग प्रेस में भी पूछताछ की गई है और जिसके बाद रूबी को एसआईटी नैनीताल से देहरादून लेकर आई है, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद उनका दून अस्पताल में मेडिकल कराया गया। नहीं, ये रूबी चौधरी जो आई है इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हाँ, ये अभी आई है, मेरे को अभी इमरजेंसी से कॉल आई थी। कल शाम से ये अपने दाहिने हाथ और दाहिने पांव में जो है झंझनाहट बता रही है और आज सुबह से ये बता रही है कि उसका दायां हाथ और दायां पांव काम नहीं कर रहा है। तो मैंने चेकअप किया है, चेकअप में कोई न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं निकली है, मतलब और चेकअप करने पे ये लग रहा है कि दर्द की वजह से वो हाथ या पांव को नहीं उठा पा रही है। नहीं, बाकी इसके टेस्ट तो हम सभी कराएंगे, क्योंकि एक तरफ का इसका हाथ और पांव अगर काम नहीं कर रहा है तो हम एक सीटी भी जरूर कराएंगे इसका, और बाकी हमने हड्डी वाले डॉक्टर साहब को भी बुला लिया है, वो एक बार देख लेंगे। लेकिन मैं इस पर इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि सवाल खड़ा करना, कौन खड़ा कर रहा है, क्यों खड़ा कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इन्वेस्टिगेशन में आयु और उनकी टीम स्वतंत्र है, जो भी इसको कानूनी अधिकार है। ठीक है, और क्या विवेचना चल रही है, इसमें सात संकलन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें कोई सवाल खड़ा कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो ये कोर्ट में एक मैटर है, कोर्ट में कह सकते हैं अपनी बात को। लेकिन ऐसा है कि ये मैटर पुलिस ने कस्टडी पर कोर्ट के आदेश से लिया है और नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होती है वो पूरी चल रही है। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोर्ट के ये आदेश है कि अधिवक्ता की विजिबिलिटी के दायरे में उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन उनको अलग कर दिया गया है। नहीं, अगर अधिवक्ता जी ऐसा आपको लगता है तो कोर्ट में अपनी बात कह सकते हैं। उसमें आदेश हुआ है कि पूरे प्रकरण की जांच की जाए, आयोग की जांच की जाए कि ऐसा क्यों हुआ।
हमारी जो रिपोर्ट है, ये जो हमने लिख के दिया है, हमने सब जगह फैक्ट्स किया है। क्यों नहीं एसआईटी इसको इतना दबाव इस पे बना रही है कि जबरदस्ती अपना गुनाह कबूल करे। और रुद्रप्रयाग के गिरिया गांव में बुधवार को पेड़ से लटकी मिली दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक रिपोर्ट में सामने आया है कि दोनों लड़कियों की मौत लटकने से हुई है और इस मामले की रिपोर्ट की जांच पुलिस अधीक्षक करेंगे। जिलाधिकारी का कहना है कि परिजनों ने अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह ने दोनों लड़कियों की मौत को संदिग्ध बताया है। उधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि राज्य में बीते 14 सालों में इतने अपराध नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। बता दें आपको कि दोनों लड़कियां घर से घास काटने निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। ग्रामीणों ने जब दोनों की खोज की तो दोनों के शव पेड़ से लटके हुए मिले। आज इस प्रकार की हत्याएं, 2 हत्या रुद्रप्रयाग में हुई। एक पिछली बार रिखड़ी बीरों खाल की लड़की और दूसरे ब्लॉक में रिखड़ी खाल में टंगी मिलती है और दुगड्डा से टैक्सी में आती है। ऐसा सब जानकारी होते भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। माल ऐसे ये घटना भी कोई आत्महत्या का नहीं, इस पे हमें शक उत्पन्न होता है और इसमें कोई संलिप्तता है। गलत तरीके से इस प्रकार का फिर ये सब किया जाता है। मैं सोचता हूं इसमें पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उसके आधार पर फिर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार प्रशासन और सरकार और पुलिस व्यवस्था सोई है, इसको जगाने का काम तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सोचता हूं ये सरकार करना चाहिए, इसको मुख्यमंत्री को ये बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि संवेदनहीन इस प्रकार का बैठे हुए हैं। कानून व्यवस्था इस प्रदेश में तब तक नहीं सुधर सकती जब तक ये सरकार न जाए। ये सरकार पूरी अपराधियों का तो संरक्षण सरकार का है और इसलिए मैं सोचता हूं कि जितने पिछले 14 सालों में अपराध नहीं होंगे उससे पिछले 1 साल में हो गए। इसलिए जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी निकम्मी सरकार हटाई जाए, ये हमारा प्रयास होगा। देखिए, संवेदनशील मामला है, पहाड़ का मामला है जहां ऐसी घटनाएं होती नहीं है। क्योंकि संदिग्ध मामला है, पेड़ पर लटकी हुई लाशें मिली हैं, तो जांच चल रही है। उसमें बीजेपी का आरोप तो बेबुनियाद आरोप है। राजनीति, हमको ऐसे मामलों में कोई पक्ष हो उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं है, न करनी चाहिए राजनीति। उसमें पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी जांच कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे, मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से वहां की जनता को भी, कि अगर उसमें जो भी पक्ष पुलिस दोषी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वास्तव में वहां पर इस तरह का कांड हुआ है तो अपराधी बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। हमारी सरकार उसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा जो है इनका प्रथम दृष्टया देखा जाएगा जो पीएम रिपोर्ट, और तदनुसार फिर सुमोटो कार्रवाई इसमें पुलिस करेगी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने रामनगर में वन विकास निगम के अध्यक्ष हरीश धामी पर खनन माफिया के हमले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि धामी पहले कह रहे थे कि जो रसीदें उन्होंने पकड़ी वो गलत थी और उन पर हमले की कोशिश हुई, जबकि अब कह रहे हैं कि रसीदें सही पाई गईं और जो डंपर उनकी तरफ आया उसके ड्राइवर का मकसद गलत नहीं था, लिहाजा उन्होंने उसे माफ कर दिया। आपको बता दें कि वन विकास निगम के अध्यक्ष हरीश धामी ने आरोप लगाया था कि अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने के दौरान उन पर हमला करने की कोशिश हुई। दरअसल हरीश धामी दाबका नदी में छापेमारी के लिए गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने 75 गाड़ियों का अवैध खनन करते हुए पकड़ा। जो उस वन निगम के चेयरमैन धामी जी हैं, वो कल का उनका यह है कि इस तरह के मेरे पे हमला करने का प्रयास किया, और यही नहीं तो गलत तरीके से भी लोग खनन और इस तरह के पर्चियां कटी हुई थी, उनको माफ नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं उनके साथ सारा असला सब पुलिस प्रशासन था। आखिर वो क्या करता रहा? यानी वो पूरी तरह अनभिज्ञ है क्या? इससे जानकारी नहीं है क्या? आखिर कौन था इस प्रकार का जो जान ले? दूसरा विषय, आज के बयान उनके बदलते हैं। आज वो कहते हैं कि सबके जो कटे हुई रसीदें थी वो सब ठीक थी। ऐसे उन्होंने गिनती 48-58 जो भी रहे होंगे जो डंपर, तो उनका सबका जो कटती है रसीद आदि वो सब ठीक पाए गए। दूसरा, जो ड्राइवर थे उनका भी ये मंतव्य नहीं था। कल कहा कि ड्राइवर इस तरह करने वाला था, इसलिए हमने माफ कर दिया। तो इसमें सीधा सीधा संदेह उत्पन्न होता है। मैं तो ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना होगा, ये भारतीय जनता पार्टी सोची समझी राजनीति के तहत
एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह इस तरह की हरकत कहीं न कहीं किसी ऐसे तंत्र से कराना चाहती है कि जिससे सरकार की छवि खराब हो। सरकार ने हर हमेशा अवैध खनन रोकने का प्रयास किया, रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास किया। आज मात्र खनन से ही हमको कम से कम 800 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है पर ईयर के, और उसको और बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है। और इस मामले पर हरीश धामी ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनते हैं। हरीश रावत सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो सकी है, माफियाओं के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है और इससे साबित होता है कि उत्तराखंड में माफियाओं की सरकार चल रही है और हरीश रावत जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है सरकार में बैठने का। फेसबुक पर अपने दबंग अंदाज और सिंघम स्टाइल की फोटो चिपकाना पुलिस कर्मियों को भारी पड़ सकता है। पुलिस महानिदेशक के मुताबिक वो इसके लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर ऐसी फोटो चिपकाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। ये अंदाज मित्र पुलिस के हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि इन जनाब पर दबंग और सिंघम फिल्म का आखिर कितना सुरूर चढ़ा हुआ है। ये एक अकेले सिपाही और अधिकारी की बात नहीं है, बल्कि उत्तराखंड पुलिस के दर्जनों सिपाही और पुलिस के अधिकारियों की ऐसी ही फोटो फेसबुक और सोशल साइट्स पर नजर आ रही हैं। हालांकि पुलिस महानिदेशक ने इसे बेहद गंभीर माना है, लिहाजा इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। अभी हम एक सर्कुलर यहाँ से इशू कर रहे हैं पुलिस मुख्यालय से सभी पुलिस कर्मियों को आगाह करते हुए कि अगर वो अपने फेसबुक के ऊपर कोई भी अपना इस प्रकार की वीडियो क्लिप या कोई पिक्चर अपनी अपलोड करते हैं जिससे कि विभाग की छवि धूमिल होती है, जिस सर्विस को वो बिलोंग करते हैं उसके इमेज के ऊपर कोई ठेस आती है, तो फिर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध जो नियमावली है, आचरण नियमावली, उसके अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मित्र पुलिस के इन जवानों और अधिकारियों का अंदाज फेसबुक और सोशल साइट्स पर ही ऐसा नजर आता है, हकीकत में नहीं। अगर हकीकत में इनका अंदाज बदला होता तो राजधानी देहरादून समेत प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम पर रोक जरूर लग जाती, तब इनका अंदाज भी लोगों को खूब भाता। ऐसे में पुलिस महानिदेशक की नाराजगी भी स्वाभाविक ही है। कोई भी जो कि आम आदमी को देखने में मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस को आपत्तिजनक लगती है, तो निश्चित रूप से हमारी एक आचरण नियमावली है, उसके तहत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। असल में उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। ऐसे में फेसबुक और सोशल साइट्स पर अपने को चमकाने और दबंग दिखाने की कोशिश के बजाय सालों से धूल फांक रही फाइलों को और पेंडिंग केसेस को निष्पक्ष जांच कर इन्हें निपटाने में अधिकारी और जवान ताकत लगाते तो खुद की छवि के साथ साथ विभाग की छवि में भी चार चांद लग जाते और फिर फेसबुक पर ऐसा अंदाज दिखाने की शायद जरूरत भी नहीं रह जाती। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। यहां पर बीएचयू परिसर में छात्रों के दो गुटों में झड़प हो गई है। झड़प बीएचयू आईआईटी और लॉ स्टूडेंट्स के बीच हुई है। झड़प के बाद बीएचयू परिसर में तनाव का माहौल है। हालात का जायजा लेने के लिए एसपी सिटी मौके पर मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमित सिंह, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। अमित, क्या ये वाकया है? देखिए आशुतोष, एक छोटी सी कहासुनी एक बड़े विवाद का रूप ले ली। आईआईटी और लॉ, ये दो छात्रों के दो गुट थे, एक लॉ फैकल्टी के छात्रों का गुट था और दूसरा आईआईटी के छात्रों का गुट था। छोटी सी कहासुनी पर कुछ छात्रों में बातचीत इस कदर बढ़ गई कि मारपीट का रूप अख्तियार कर ली कहासुनी ने और लगातार विवाद बढ़ते गया। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। जानकारी मिल रही है कि एक आध वाहन में आग भी लगाया गया है। मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मीडिया को कैंपस में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। 4 थानों की पुलिस मौके पर है, एसपी सिटी खुद मौके पर है, चीफ डॉक्टर मौके पर है। फिलहाल मामला नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी जो कैंपस में तनावपूर्ण स्थिति है। जी, शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए आपका। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने की परंपराएं निभाई जाने लगी हैं और टिहरी राज परिवार में भगवान बद्रीनाथ की मालिश और अभिषेक के लिए गाड़ू घड़ा की परंपरा निभाई गई। इस परंपरा में टिहरी राज परिवार की महिलाएं तिल का तेल निकालकर भगवान की सेवा के लिए भेजती हैं। और उधर केदारनाथ यात्रा के लिए अभी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से दिक्कतें पेश आ रही हैं। यहां अभी केदारनाथ मार्ग पर बिजली पानी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। इसी के तहत युवा कल्याण विभाग में सचिव और गंगोत्री धाम यात्रा की तैयारियों के प्रभारी शैलेश बगोली ने उत्तरकाशी में यात्रा तैयारियों का जायजा लिया।
और फायर सीजन के मद्देनजर पिथौरागढ़ में जंगलों को आग से बचाने की कवायद जारी है, जिसके लिए जिले भर में 63 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। डीएफओ के मुताबिक इन क्रू स्टेशन को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही मास्टर क्रू स्टेशन बनाए जाएंगे। और कोटद्वार नगर पालिका में आसपास के गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव के बाद राजनीति शुरू हो गई है। पंचायत प्रतिनिधियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और अपना विरोध जताया है। वहीं पौड़ी में आंगनबाड़ियों को घटिया किस्म की खाद्य सामग्री दी जा रही है। जिला पंचायत सदस्य के मुताबिक ये खाद्य सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं दी जा रही है, साथ ही इनकी गुणवत्ता भी बेहद खराब है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी संगम।